नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम अनुसंधान की बात कर रहे थे, रिसर्च की बात कर रहे थे। इससे पहले हमने अनुसंधान का जो अर्थ है और अनुसंधान की परिभाषा तथा अनुसंधान की विशेषताओं पर चर्चा की है। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं। अलग अलग आधार से वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से अनुसंधान के प्रकार बताए हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख अनुसंधानों का उनके स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण करते हुए चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण क्या है? उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मौलिक अनुसंधान, जिसको फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। दूसरा है प्रयुक्त अनुसंधान, जिसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये तीन प्रकार के अनुसंधान होते हैं उद्देश्यों के आधार पर। ठीक, हम सबसे पहले अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान की चर्चा करते हैं। इनको मूलभूत अनुसंधान यानी कि जो कह सकते हो बेसिक रिसर्च भी इसको कहा जाता है, मूलभूत अनुसंधान भी कहा जाता है इनको। और इसके साथ साथ विशुद्ध अनुसंधान यानी कि प्योर रिसर्च भी इनको कहा जाता है। और इसके द्वारा नवीन ज्ञान, नवीन नियमों और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक, इसको बेसिक और विशुद्ध अनुसंधान के रूप में या मूलभूत अनुसंधान के रूप में, मूल अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है। और इसके द्वारा, इस जो मौलिक अनुसंधान है, इसके द्वारा नवीन ज्ञान का, नवीन नियमों का, नवीन सिद्धांतों का और नवीन सत्यों का खोज किया जाता है। ये मौलिक अनुसंधान है। फिर दूसरे नंबर पर हम आते हैं प्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च जिसको कहते हैं। प्रयुक्त अनुसंधान में पूर्व में ज्ञात, इसमें क्या किया जाता है कि जो पहले से ऐसे सिद्धांत हैं जो पहले से ज्ञात हैं, पूर्व में ज्ञात सिद्धांत, तथ्य, सत्यों, इसमें क्या होता है कि पूर्व में ज्ञात सिद्धांतों, तथ्यों, सत्यों और नियमों का प्रयोग करके किसी उपयोगी वस्तु या प्रक्रिया का विकास किया जाता है। इसको मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यावहारिक परिस्थितियों में उपयोग कहा जा सकता है। मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यावहारिक स्थितियों में, व्यावहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग कहा जा सकता है। तो मौलिक अनुसंधान क्या है? जिसमें नए सत्यों का, नए नियमों का, नए तथ्यों का, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। और आसानी के साथ समझना चाहते हो तो समझ सकते हो कि उन जो मौलिक अनुसंधान में जो नए सत्य, नए तथ्य, नए नियम और नए सिद्धांतों को खोजा गया है, उनका जहाँ पर वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग किया जाए, उन्हीं को प्रयुक्त या अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, प्रयुक्त अनुसंधान कहते हैं। ठीक, इसके द्वारा पूर्व में ज्ञात, यानी कि हम पूर्व में क्या ज्ञात है, जो मौलिक अनुसंधान में जो नियम, जो सत्य, जो तथ्य, जो सिद्धांत खोजे गए हैं, पूर्व में खोजे गए नियमों, सत्यों, तथ्यों और सिद्धांतों का उपयोग करके वस्तु या प्रक्रिया का विकास किया जाता है, उसी को प्रयुक्त अनुसंधान कहते हैं। इसको मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यावहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग कहा जा सकता है। ठीक, तो पहला, जहाँ पहले में नियम सिद्धांत खोजे गए और दूसरे में उन खोजे गए नियम सिद्धांतों का प्रयोग करके उसमें वर्तमान परिस्थितियों में सुधार किया गया। फिर है क्रियात्मक अनुसंधान, नंबर 3 है। इसमें जो उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, इसमें तीसरा वर्गीकरण है क्रियात्मक एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको एक्शन रिसर्च अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें तात्कालिक और स्थानीय प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है
जिसमें तात्कालिक और स्थानीय प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया जाता है। जैसे शिक्षा से संबंधित, विद्यालय या महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से संबंधित कोई समस्या है और तत्काल उसके समाधान की ज़रूरत है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तो क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा में सबसे ज़्यादा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। इस अनुसंधान का प्रयोग करके वैज्ञानिक ढंग से समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। ये उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण हो गया। फिर दूसरा वर्गीकरण हम करते हैं परिणामों के आधार पर वर्गीकरण। तो परिणामों के आधार पर वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है। परिणामों के आधार पर वर्गीकरण, पहला है सैद्धांतिक और दूसरा है प्रयुक्त। पहला है परिणामों के आधार पर दो तरह से वर्गीकरण किया गया है। पहला सैद्धांतिक अनुसंधान और दूसरा प्रयुक्त अनुसंधान। प्रयुक्त अनुसंधान के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। सैद्धांतिक अनुसंधान यानी थ्योरेटिकल रिसर्च और प्रयुक्त अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च। अब थ्योरेटिकल रिसर्च क्या है? इसके द्वारा अनुसंधान नए सिद्धांत और नए नियम का विकास करता है। इसके द्वारा इसमें तीन आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तथ्यात्मक, पहला सैद्धांतिक परिणामों के आधार पर, दूसरा प्रयुक्त और तीसरा तथ्यात्मक। सैद्धांतिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान और तथ्यात्मक अनुसंधान। तो सैद्धांतिक अनुसंधान क्या है? इसमें इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता जो है वो नए नियमों और सिद्धांतों की खोज करता है। सैद्धांतिक अनुसंधान के द्वारा अनुसंधानकर्ता नए नियमों और सिद्धांतों की खोज करता है, ठीक, और उनका विकास करता है। फिर तथ्यात्मक अनुसंधान की बात की जाए, जिसको फैक्चुअल कहते हैं। फैक्चुअल कहते हैं। फैक्चुअल रिसर्च जो होता है, तथ्यात्मक अनुसंधान में नवीन तथ्यों या सत्य को प्रतिपादित किया जाता है। तथ्यात्मक अनुसंधान में नवीन तथ्यों और सत्य का प्रतिपादन किया जाता है, ठीक। और सैद्धांतिक में अनुसंधानकर्ता नए सिद्धांत और नियमों का विकास करता है, ठीक। प्रयुक्त अनुसंधान के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। तो परिणामों के आधार पर भी तीन प्रकार के अनुसंधान होते हैं। कौन कौन से? सैद्धांतिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान और तथ्यात्मक अनुसंधान। थ्योरेटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और फैक्चुअल रिसर्च। फिर बात करते हैं अनुसंधान विधि के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण जो है वो अनुसंधान विधि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अनुसंधान विधि की बात की जाए तो इसका वर्गीकरण तीन तरह से हुआ है। अनुसंधान विधि के आधार पर जो अनुसंधान होते हैं वो तीन तरह से होते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान। हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक, तीन तरह से होते हैं। ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक। अब ऐतिहासिक रिसर्च, अतीत का अध्ययन किया जाता है। अतीत का अध्ययन करके क्या था, अतीत का अध्ययन करके क्या था। भाई अगर ऐतिहासिक अनुसंधान की बात की जाए तो उसके लिए कोई वर्तमान समय में उसकी कोई सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि अगर बाबर थे या अकबर थे या राणा प्रताप थे तो उनके बारे में जो चीज़ें हैं वो केवल हमको लिखित रूप से मिलती हैं। हम उसकी जाकर छानबीन खुद से नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऐतिहासिक चीज़ें हो गई। इतिहास में जाना
भूत में जाना संभव नहीं है। तो ऐसे अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान में क्या था, क्वेश्चन इस चीज़ का पता लगाया जाता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान, ऐतिहासिक चीज़ों में अनुसंधान किया जाता है और क्या था का उत्तर प्रदान करते हैं। ठीक, क्या था। ठीक, फिर अतीत का अध्ययन करके क्या था का उत्तर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान में। फिर वर्णनात्मक अनुसंधान की बात की जाए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, वर्तमान में विद्यमान परिस्थितियों का अध्ययन करके, वर्तमान में विद्यमान परिस्थितियों का अध्ययन करके क्या है, वर्तमान में विद्यमान परिस्थितियों का अध्ययन करके क्या है, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान के द्वारा वर्तमान में विद्यमान परिस्थितियों का अध्ययन करके क्या है, प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। सर्वेक्षण, घटनोत्तर, इकाई अध्ययन कुछ इसकी प्रमुख, इस अनुसंधान की प्रमुख विधियां हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान की प्रमुख विधियों की बात की जाए तो इसमें सर्वेक्षण, घटनोत्तर, इकाई अध्ययन कुछ प्रमुख विधियां हैं इसकी। फिर प्रयोगात्मक अनुसंधान जो तीसरा विधि के आधार पर तीसरा जो अनुसंधान है वो प्रयोगात्मक अनुसंधान है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसको कहा जाता है। भावी परिस्थितियों का अनुमानिक अध्ययन करके क्या होगा, भावी परिस्थितियों का अनुमानिक अध्ययन करके क्या होगा, प्रश्न का उत्तर देता है। क्या होगा, प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक, ये प्रयोगात्मक अनुसंधान है। ठीक, ये अनुसंधान विधि के आधार पर वर्गीकरण हो गया। फिर नंबर 4 पर आते हैं अनुसंधान प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। अनुसंधान रिसर्च नेचर के आधार पर, अनुसंधान प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, विश्लेषणात्मक, और क्रियात्मक, इसमें बात की जाए तो एनालिटिकल, रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो अनुसंधान प्रकृति के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो भी अनुसंधान 3 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक, जिसकी हम चर्चा, वर्णनात्मक क्या होता है चर्चा कर चुके हैं, विश्लेषणात्मक और क्रियात्मक, क्रियात्मक की भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो विश्लेषणात्मक का क्या मतलब होता है, विश्लेषणात्मक में पहला तो उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और साक्ष्यों, विश्लेषणात्मक में उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और साक्ष्यों, सूचनाओं और साक्ष्यों आदि का विश्लेषण करके अथवा उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। आदि का विश्लेषण और उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। किसमें, विश्लेषणात्मक में उपलब्ध तथ्यों और सूचनाओं तथा साक्ष्यों आदि का विश्लेषण करके उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। फिर नंबर 5 वर्गीकरण, जो 5वां वर्गीकरण है वो अनुसंधान उपागम के आधार पर है। अनुसंधान उपागम के आधार पर वर्गीकरण है और अनुसंधान उपागम के आधार पर जो रिसर्च अप्रोच के आधार पर जो है वो वर्गीकरण 2 तरह से है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक जिसको अंग्रेजी में क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं और गुणात्मक जिसको अंग्रेजी में क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। अब मात्रात्मक और गुणात्मक क्या है, मात्रात्मक की बात की जाए अगर तो मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन। मात्रात्मक क्या है, मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। घटनोत्तर विधि और सर्वेक्षण विधि इसकी प्रमुख विधियां हैं।
मात्रात्मक विधि। मात्रात्मक अनुसंधान की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? घटनोत्तर विधि और सर्वेक्षण विधि। ठीक, ये प्रमुख विधियां हैं। तो मात्रात्मक अनुसंधान क्या है? जिसमें मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो मात्रात्मक अनुसंधान है। फिर गुणात्मक अनुसंधान की बात आती है। इसके क्रियाकलाप गुणात्मक घटनाओं पर केंद्रित होते हैं। गुणात्मक अनुसंधान जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसके क्रियाकलाप गुणात्मक घटनाओं पर, जो व्यवहारिक घटनाएं हैं, व्यवहारिक घटनाओं पर केंद्रित होती हैं। दार्शनिक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान इसकी प्रमुख क्षेत्र हैं। जो गुणों की अमूर्त चिंतन की बात आती है, जहाँ गुणों की बात आती है, वहाँ गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। फिर बात की जाती है आधार सामग्री की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। आधार सामग्री की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण की बात आती है, तो इसमें दो तरह से अनुसंधान पाए जाते हैं। पहला अनुसंधान संप्रत्यात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल, और दूसरा अनुभवजन्य। दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं, संप्रत्यात्मक और अनुभवजन्य। अगर संप्रत्यात्मक अनुसंधान की बात की जाए तो अमूर्त विचारों या सिद्धांत से संबंधित होते हैं। ये क्या है? अमूर्त विचारों और सिद्धांत से संबंधित होते हैं, जैसे दार्शनिक विचारधारा। तो इस तरह से अमूर्त चिंतन से संबंधित जो अनुसंधान होते हैं वो संप्रत्यात्मक अनुसंधान के आधार पर आते हैं। और दूसरा है अनुभवजन्य। अनुभवजन्य ढंग से किए गए प्रेक्षणों पर आधारित होता है। अनुभवजन्य ढंग से किए गए प्रेक्षणों पर आधारित होता है। मापन उपकरणों से प्राप्त विश्लेषण के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। मापन उपकरणों से प्राप्त विश्लेषण के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। ये आपके अनुसंधान के प्रकार हैं। एक संक्षिप्त सा परिचय है। तो मुख्य रूप से हम 6 प्रकार, और भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 6 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। उद्देश्यों के आधार पर, परिणामों के आधार पर, अनुसंधान विधि के आधार पर, अनुसंधान प्रकृति के आधार पर, अनुसंधान उपागम के आधार पर, और आधार सामग्री के प्रकृति के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है: मौलिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। परिणामों के आधार पर वर्गीकरण 3 तरह से होता है: सैद्धांतिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान और तथ्यात्मक अनुसंधान। अनुसंधान विधि के आधार पर भी 3 प्रकार का वर्गीकरण है: ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक। अनुसंधान प्रकृति के आधार पर भी 3 तरह से अनुसंधान पाए जाते हैं: वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और क्रियात्मक। अनुसंधान उपागम के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं: मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर अनुसंधान सामग्री के आधार पर आधार सामग्री की प्रकृति के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं: एक संप्रत्यात्मक और दूसरा अनुभवजन्य। ये अनुसंधान के प्रकार थे जिसका हमने संक्षिप्त सा परिचय दिया। फिर अनुसंधान के प्रकार के बाद हम बात करते हैं अनुसंधान के पद। अनुसंधान के पद, स्टेप ऑफ रिसर्च। अनुसंधान के पद की बात करते हैं तो कई तरह से अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन मुख्यतः 7 प्रकार के पद होते हैं अनुसंधान के। पहला पद होता है समस्या का चयन। हम किसी भी क्षेत्र में अगर अनुसंधान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले किसकी ज़रूरत है? हमको एक समस्या होनी चाहिए। एक समस्या की ज़रूरत है। बिना समस्या के कोई अनुसंधान हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? समस्या का चयन करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अनुसंधान समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अनुसंधान समस्या का चयन, हमने समस्या का चयन कर लिया पहले स्टेप पर। फिर दूसरे स्टेप पर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का प्रतिपादन। हाइपोथेसिस जिसको परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना हम कह सकते हैं किसी समस्या का संभावित समाधान। परिकल्पना का मतलब किसी समस्या का संभावित समाधान। जब हम किसी क्षेत्र में कोई कुछ काम करने जाते हैं तो पहले काम क्या करना है ये डिसाइड करते हैं। फिर दूसरे स्टेप पर कि
इस काम को एक हम हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना करते हैं कि इस काम को हमको कैसे करना है, तो ये एक संभावित समाधान होता है उस समस्या का। तो दूसरे स्टेप पर क्या करते हैं, अनुसंधान परिकल्पना का प्रतिपादन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर तीसरे स्टेप पर अनुसंधान अविकल्प की रचना, अनुसंधान अविकल्प की रचना, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान परिकल्प अविकल्प की रचना, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो हम एक रूपरेखा बना लेते हैं। पहले हमने समस्या का चयन किया, फिर परिकल्पना की, हमको ऐसे इस समस्या का समाधान करना है, फिर हम उसकी एक रूपरेखा, एक डिजाइन तैयार कर लेते हैं कि इस तरह से ये कार्य हमको करने हैं। फिर चौथे स्टेप पर प्रतिदर्श का चयन, प्रतिदर्श का चयन, प्रतिदर्श मतलब जिसको न्यादर्श भी कहते हैं। प्रतिदर्श और न्यादर्श एक ही चीज़ है। अंग्रेजी में उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग, प्रतिदर्श का चयन, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग, प्रतिदर्श का चयन। प्रतिदर्श क्या होता है, हम जैसे हिंदी में कम लोग जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसको बहुत आसानी से लोग समझ जाते हैं। कहते हैं सैंपल दिखाओ, जो सैंपल होता है उसी को प्रतिदर्श कहते हैं। और प्रतिदर्श वो है जो एक समष्टि, एक जनसंख्या का नेतृत्व कर रहा होता है। जैसे हम बाज़ार में गए कोई सामान खरीदने, तो चावल खरीदने गए, गेहूँ खरीदने गए, दाल खरीदने गए, या कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो 4 दाने हाथ पर लेकर उठाकर वो दिखाता है कि हाँ ये देख लीजिए कैसे है। तो ये क्या है, यही सैंपल है, इसी को प्रतिदर्श कहते हैं। प्रतिदर्श का मतलब वो जो संपूर्ण का नेतृत्व कर रहा हो, समष्टि का जो नेतृत्व कर रहा हो, वही प्रतिदर्श होता है। हम 4 दाने चावल कर देखकर पूरी बोरी खरीद लेते हैं। वो 4 दाने क्या होते हैं, वो 4 दाने सैंपल होते हैं जो संपूर्ण बोरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, हम प्रतिदर्श का चयन करते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से ले लेते हैं जिसके आधार पर हमको अनुसंधान करना है। फिर क्या करते हैं, प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्तों का संकलन। प्रदत्त क्या होते हैं, प्रदत्त को आंकड़ा कहते हैं। अनुसंधान की भाषा में उसको प्रदत्त कहते हैं, लेकिन और दूसरी भाषा में उसको आंकड़ा कहते हैं। और अगर बात की जाए अंग्रेजी में तो इसको कहते हैं डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। प्रदत्तों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर हम उस क्षेत्र से जुड़े हुए आंकड़ों को एकत्र करते हैं। ठीक, फिर नंबर 6 पर है प्रदत्तों का विश्लेषण। प्रदत्तों का विश्लेषण, जो हमने आंकड़े इकट्ठा किए हैं, कलेक्शन किया है, उनका एनालिसिस ऑफ डाटा, उनका विश्लेषण करते हैं। ठीक, एनालिसिस ऑफ डाटा, उनका विश्लेषण करते हैं। फिर 7वें नंबर पर परिणामों का सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, परिणामों का सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन ऑफ रिसर्च। हम अंतिम में क्या रिजल्ट आया हमारे अनुसंधान का, इसका सामान्यीकरण कर लेते हैं। ठीक, ये चीज़ें, ये अनुसंधान के पद हैं। अब इसको और शुद्ध भाषा में हम आपके घर से, आपके किचन से जोड़कर इसको कहना चाहें तो सबसे पहले हमको समस्या है कि हमको भूख लगी है, खाना बनाना है। अब एक समस्या हो गई क्या, कि हमको खाना बनाना है, समस्या का चयन। ठीक, पहले स्टेप पर क्या है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, समस्या का चयन करते हैं। समस्या क्या हो गई कि खाना बनाना है। दूसरे स्टेप पर क्या करेंगे, परिकल्पना का प्रतिपादन। ठीक, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कैसे बनाना है, ये हम सोचते हैं ना कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, यही तो सोचते हैं। तो दूसरे पहला है समस्या का चयन कि खाना बनाना, भूख लगी है, खाना बनाना है। फिर दूसरे स्टेप पर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये हो गया परिकल्पना का प्रतिपादन। तीसरे स्टेप पर अनुसंधान अविकल्प की रचना, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये हम सोच लेते हैं कि
क्या क्या इसमें जो खाना हम बना रहे हैं उसमें क्या क्या मिलाना है, कैसे कैसे मिलाना है, ये एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। फिर चौथे नंबर पर प्रतिदर्श का चयन करते हैं। हम उठाकर गए किचन में, हमने सब्जी उठाकर देखी क्या क्या है, चावल उठाकर देखा साफ़ सुथरा है या नहीं है, दालें उठाकर देखी, ये उसमें थोड़ा थोड़ा उठाकर देख लिया कि हाँ सब कुछ है, प्रतिदर्श का चयन। फिर प्रदत्तों का संकलन। प्रदत्तों का संकलन मतलब कह सकते हो कि हमको क्या क्या, अगर दाल बनानी है तो दाल में दाल इकट्ठा करेंगे, फिर नमक कितना डालना है ये, फिर नमक उठाकर रखेंगे, फिर फ्राई करने के लिए तेल उठाकर रखेंगे, पानी उठाकर रखेंगे, सब्जी बनानी है सब्जी, सारी चीज़ें मसाले तो ये सारी चीज़ें ये प्रदत्तों का है संकलन। फिर प्रदत्तों का विश्लेषण। अब हमने विश्लेषण किया कि क्या क्या इसमें कितनी कितनी मात्रा में डालना है, पहले इकट्ठा कर लिया, संकलन कर लिया, फिर उनका विश्लेषण कितनी मात्रा में दाल पड़ेगी, कितना नमक पड़ेगा, कितना पानी पड़ेगा। फिर है परिणामों का सामान्यीकरण। अब अनुसंधान का रिसर्च अंतिम चरण में है, अनुसंधान का परिणाम अंतिम चरण में है। अब यहाँ क्या निकला, क्या बन के आया हमारे सामने, इसकी चर्चा हो गई। कैसा बना अनुसंधान का रिजल्ट, क्या आया, ये अनुसंधान के पद हैं। समझना चाहें तो बहुत आसान है, अपने आप से कोरिलेट कर लीजिए, वरना रिसर्च तो टफ है ही। फिर बात की जाती है अनुसंधान के पद के बाद बात की जाती है अनुसंधान के उद्देश्य। अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं अनुसंधान करने के, इसके की चर्चा हम करते हैं। अनुसंधान के उद्देश्य, तो अनुसंधान के उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य हम डालते हैं वर्तमान या भूतकाल में घटित किसी घटना को भलीभांति समझना। पहला उद्देश्य क्या है, वर्तमान में या भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको भलीभांति समझने के लिए अनुसंधान किया जाता है, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह अथवा परिस्थिति की विशेषताओं को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या परिस्थिति की विशेषताओं को यथार्थता से जानना। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समूह या परिस्थिति की विशेषताओं को यथार्थता से जानना कि इसमें हकीकत क्या है, इसके लिए ये भी उद्देश्य है, इसके लिए अनुसंधान आवश्यक है। फिर तीसरा है दो या दो से अधिक चरों के बीच अंतर संबंधों को ज्ञात करना। दो या दो से अधिक चर कुछ भी हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो वस्तु हो सकती हैं, दो परिस्थितियां हो सकती हैं, दो क्रियाएं हो सकती हैं, तो चर जिससे हम तुलना कर रहे होते हैं। दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध, अंतर संबंधों को ज्ञात करना, एक ये भी उद्देश्य है। फिर है नंबर 4, किसी सिद्धांत का अन्य परिस्थितियों में सामान्यीकरण करना। किसी सिद्धांत का दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण करना, उसका प्रयोग करना। फिर नंबर 5 है किसी नियम या सिद्धांत का स्वीकार्य प्रतिपादन करना। किसी नियम या सिद्धांत की स्वीकार्यता को प्रतिपादित करना कि ये सही है या गलत है, इसको प्रतिपादित करना भी इसका एक उद्देश्य है। और नंबर 6, किसी क्षेत्र विशेष के विकास के इतिहास, परिवर्तन या वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना। क्या है, किसी क्षेत्र विशेष के विकास के इतिहास, परिवर्तन या वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना, ये भी एक इसका उद्देश्य है। तो अनुसंधान के ये उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि वर्तमान या भूतकाल में घटित किसी घटना को भलीभांति समझना। दूसरा उद्देश्य क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या परिस्थिति की विशेषताओं को यथार्थता से जानना कि क्या सही है, इसको जानना। तीसरा है दो या दो से अधिक चरों के बीच अंतर संबंध को समझना। और चौथा है किसी सिद्धांत का अन्य परिस्थितियों में सामान्यीकरण करना। पांचवा, किसी नियम या सिद्धांत की स्वीकार्यता का प्रतिपादन करना। छठा, किसी क्षेत्र विशेष के विकास के इतिहास, परिवर्तन या वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना। ये अनुसंधान से संबंधित एक संक्षिप्त सा परिचय था। अगले लेक्चर में हम
प्रतिदर्श पर चर्चा करेंगे, सैम्पलिंग पर चर्चा करेंगे, जो बहुत सारी परीक्षाओं में अभी भी जो नेट की परीक्षाएं या दूसरी परीक्षाएं चल रही हैं उसमें सैम्पलिंग के बारे में पूछा जाता है। तो ये हमारा अनुसंधान का, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान की विशेषता, परिभाषा, विशेषता, फिर अनुसंधान के प्रकार, फिर अनुसंधान के पद और अनुसंधान के उद्देश्य। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये टॉपिक ऐसा है कि जो सभी नेट के किसी भी विषय का नेट का एग्ज़ाम बच्चे देने जा रहा है, नेट JRF का एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो सब में एक यूनिट ये अनुसंधान की पूछी ज़रूर जाती है, इसलिए सबके लिए ये उपयोगी है। धन्यवाद।